इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ चेकिंग। चेकिंग के लिए ना बेटा 4 मेथड्स हैं, हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, ऑडिटिंग इन डेप्थ और ओवरऑल। सबसे पहले आती है रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग का मतलब है डेली एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी रोज एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्या पर्पस है? चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर। हमारी जो जर्नल है, लेजर है, इनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, नंबर्स से रिलेटेड एक्यूरेसी, गणित संबंधित जो शुद्धता है वो हम चेक कर रहे हैं। एंड टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स ऑफ सिंपल नेचर। क्लेरिकल सिंपल नेचर के जो फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं उनका हम पता लगाते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इस्टेब्लिश करना। फिर है टू चेक वेदर द एंट्रीज इन द प्राइमरी बुक्स। वो प्राइमरी बुक्स कौन सी है? हमारी जर्नल हो गई, हमारी सेल्स बुक हो गई, परचेज बुक, कैश बुक, ये सारे जो बुक्स हैं इनकी एंट्रीज हमने करेक्टली पोस्ट की हैं या नहीं, और इनके जो अकाउंट्स हैं वो करेक्टली बैलेंस किए गए हैं या नहीं। एंड टू इंश्योर दैट द फिगर्स आर नॉट ऑल्टर्ड। बेटा ऑडिट होने के बाद हमें ये मेक श्योर करना होगा कि ऑडिट होने के बाद जो हमारी फिगर्स हैं उनमें कोई धोखाधड़ी, कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। कैसे? हम स्पेशल टिक्स या स्पेशल सिंबल्स की सहायता से ये मेक श्योर कर सकते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं रूटीन चेकिंग की? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। कोई भी इंसान जिसको ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है अकाउंटेंसी की वो रूटीन चेकिंग कर सकता है, इसीलिए ज़्यादातर लोअर लेवल स्टाफ ही रूटीन चेकिंग करते हैं। सेकंड है नॉलेज ऑफ अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसी। अगर रूटीन चेकिंग के थ्रू ना बेटा हमें कोई भी गणित में अगर इनएक्यूरेसी है, अशुद्धता है, कोई भी मिस्टेक है, वो क्लियरली पता चल जाती है। नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग्स, इसके थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि लेजर अकाउंट्स में जो भी चीज़ें हमने पोस्ट की वो सही हैं या नहीं, उनमें कोई एरर है तो उसे हम बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, जो सिंपल नेचर की, क्लेरिकल नेचर की गलतियां हैं, फ्रॉड्स हैं, उन्हें हम पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, रिवाइज करना जाकर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है उसे हम नहीं पकड़ पाएंगे रूटीन चेकिंग के थ्रू। चेंज इन फिगर्स, बेटा अगर कोई भी चेंज आया है फिगर्स में, कोई भी गड़बड़ी की है, रूटीन चेकिंग में ना हम बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे टिक मार्क्स, अलग अलग कलर्स के सिंबल्स यूज़ करते हैं, और ये सिंबल्स जो हैं ये ऑडिटर को ही पता है, ये एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होते। तो बहुत मुश्किल होता है कि जो फिगर्स हैं उनके अंदर कोई गड़बड़ी की जा सके, और अगर कोई गड़बड़ी की है तो वो पकड़ी जाती है। हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जब हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमारे जर्नल और लेजर की अच्छे से एग्जामिनेशन कर ली है, तो जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो बहुत आसान हो जाती है उनकी एग्जामिनेशन। तो रूटीन चेकिंग की सहायता से हम फाइनल अकाउंट्स की चेकिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हेस्ट एंड केयरलेसनेस इन वर्क। क्या मतलब हुआ? कार्य में बिना बात के हम जल्दबाजी करते हैं या लापरवाही करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये बहुत जल्दी किया जाता है। रूटीन चेकिंग डेली काम कर रहे हो तो जल्दबाजी में करते हो, तो कई बार क्या होता है हम उसकी वजह से लापरवाही करके कोई एरर जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। वर्क बिकम्स मैकेनिकल, काम बिल्कुल मैकेनिकल हो जाता है, बिल्कुल बोरिंग, मोनोटनस, एक जैसा सा काम चलता रहता है। पता है आपको यही बैलेंस चेक करना है, यही कैलकुलेशन करनी है, यही नंबर्स चेक करने हैं। ज़्यादातर ये जो लेस क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं वो ही काम करते हैं। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया क्योंकि ये ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ करते हैं, तो ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल या कॉम्पनसेटरी एरर्स हैं, इस तरह की एरर्स को नहीं ढूंढ पाते। प्लान्ड फ्रॉड्स आर नॉट डिटेक्टेड, अब सिंपल एरर्स तो आप डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे फ्रॉड, ऐसे छल कपट जो आपने प्लानिंग करके किए हैं या सिस्टमैटिकली किए हैं, उनको आप नहीं ढूंढ पाते। एंड फॉल इन द क्वालिटी ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज़ को लगता है बेटा ये तो एक फॉर्मेलिटी है, रोज़ की रोज़ करनी है, फटाफट कर लेते हैं बिना किसी ध्यान के, शीघ्रता से बहुत फटाफट कर लिया,
तो उसकी वजह से जो आप मेन चाहते थे ना कि क्या रिजल्ट आए इस चेकिंग के थ्रू, वो नहीं आ पाता। लोगों को लगता है बस फटाफट बैलेंस चेक कर लिया है, कई बार उस चक्कर में वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट चेकिंग। अब टेस्ट चेकिंग क्या होता है बेटा? रादर देन एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ओनली अ फ्यू चूजन ट्रांजैक्शंस आर एग्जामिन्ड इन डिटेल। मतलब अब कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर बुक की हर ट्रांजैक्शन, हर एंट्री हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस चूज करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को हम बहुत डिटेल में एग्जामिन करते हैं। अगर हम पढ़ें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिज, टेस्टिंग एंड टेस्ट चेकिंग इम्प्लाइज that from the large transactions of the same category, एक ही कैटेगरी की जो बहुत सारी transactions हैं, उनमें से we choose a few transactions और उनको हम एग्जामिन करते हैं इन डेप्थ, गहन जांच हम उनकी करते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं टेस्ट चेकिंग के? सबसे पहला है सैम्पलिंग। टेस्ट चेकिंग बेटा बेस्ड ही है हमारे रैंडम सैम्पलिंग के प्रिंसिपल पर। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में से हम सैंपल लेते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस का और उन्हें हम डिटेल में चेक करते हैं। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो ट्रांजैक्शंस हमने सेलेक्ट की ना बेटा, वो प्रतिनिधि होनी चाहिए सारी ट्रांजैक्शंस की। ऐसा ना हो कि हमने एक ही टाइप की ट्रांजैक्शंस का सैंपल ले लिया, इसके अंदर हर तरह की ट्रांजैक्शन, डिफरेंट एम्प्लॉयज की ट्रांजैक्शन, सारे साल की ट्रांजैक्शंस आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ईयर स्टार्ट हुआ, पहले 3 महीने की ही ट्रांजैक्शंस ले ली, बाकी सारी छोड़ दी। स्कोप बेटा, जब फ्रॉड्स एंड एरर्स निकल कर आए हैं अगर टेस्ट चेकिंग के दौरान, तो हम इसका जो स्कोप है, जो इसका कार्य क्षेत्र है, उसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमें ये पता चला कि टेस्ट चेकिंग के दौरान जो है वो काफ़ी गलतियां निकल कर आई हैं या कोई फ्रॉड निकल कर आया, तो फिर हम इन डेप्थ चेकिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स बेटा, मानक जो सेट डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत मुश्किल है कि आप निकाल सको। आप कभी भी एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते टेस्ट चेकिंग का। पहले क्या डिसाइड करोगे? ऑडिटर डिसाइड करेगा कि टेस्ट चेकिंग कहाँ यूज़ होगी, कितनी लिमिट में यूज़ होगी। सारी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के ऑडिटर टेस्ट चेकिंग को डिसाइड करेगा। इंटरनल चेक, सक्सेस जो है टेस्ट चेकिंग की वो किस पर डिपेंड करेगी? इंटरनल चेकिंग का सिस्टम आपका कितना अच्छा है। अगर आपका इंटरनल चेकिंग का सिस्टम जो है वो वीक है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आप टेस्ट चेकिंग से सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंटरनल चेकिंग सिस्टम ही अच्छा काम नहीं कर रहा और फिर भी आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, नहीं, तब आपको गहन इन डेप्थ जांच ही करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना टेस्ट चेकिंग का, वो ये है कि ऑडिटर फ्री हो जाए इन डेप्थ एग्जामिनेशन करने से। रादर देन हम इन डेप्थ करें, हम एक सैंपल की जांच कर सकें। और ये जो टाइम जो ऑडिटर फ्री हुआ है, जो ऑडिटर का टाइम बचा है, ये वो अलग बाकी जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एग्जामिनेशन में लगा सके। एडवांटेजेस क्या हैं? अभी मैंने बताया कि ऑडिटर का टाइम बच जाएगा, क्योंकि रादर देन चेकिंग सारी ट्रांजैक्शंस, हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस ही चेक कर रहे हैं। रिलायबल रिजल्ट्स, जो ट्रांजैक्शंस हमने एग्जामिन की वो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं सारी ट्रांजैक्शंस की, इसीलिए जो रिजल्ट है वो भी रिलायबल आएगा, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ऑडिट ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशंस पॉसिबल। अब मैंने बताया कि अगर ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शंस डिटेल में करता चेक खुद, तो बहुत सारा टाइम लग पाता, तो वो एक ही इंस्टीट्यूशन या एक ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर पाता। लेकिन अब वो सिर्फ सैंपल का चेकिंग कर रहा है, तो उसका टाइम काफ़ी बच जाएगा, जिससे वो एक समय पर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स ऑडिट कर सकता है। मोर एम्फेसिस ऑन इंटरनल चेक। टेस्ट चेकिंग बेटा बेस्ड ही है इंटरनल चेकिंग के सिस्टम पे। टेस्ट चेकिंग यूज ही वहाँ हो सकती है जहाँ आपका इंटरनल चेकिंग का जो सिस्टम है वो सैटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। इसीलिए इंटरनल चेकिंग सिस्टम को जो ऑडिटर है वो सलाह भी देता है कि कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क। अब मैंने आपको बताया क्योंकि कुछ ही ट्रांजैक्शंस एनालाइज होती हैं, तो जो ऑडिट का काम है वो भी जल्दी खत्म हो जाता है। ये दोनों को बेनिफिशियल है बेटा, ऑडिटर को भी बेनिफिशियल है। क्यों?
क्योंकि ऑडिटर और लोगों का और ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट कर सकता है, और क्लाइंट को भी बेनिफिशियल है क्योंकि उसका काम जो है वो बार बार रुकता नहीं, ऑडिटर को बार बार एम्प्लॉयज़ को नहीं बुलाना पड़ता, तो जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली चलता रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है टेस्ट चेकिंग के? सबसे पहले फ्रॉड्स एंड एरर्स में रिमेन अनडिटेक्टेड, क्योंकि बेटा हमसे कुछ ही पार्ट चेक कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो बहुत ध्यान से फ्रॉड कमिट किया, बहुत सोच समझ के, या कोई मेजर एरर्स है जो नहीं पकड़ में आई, ऐसा हो सकता है कि वो रह जाए, हमें ना पकड़ में आए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट ही चेक कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमने जो ट्रांजैक्शन चेक की उनमें तो कोई गलतियां थी नहीं, लेकिन जो रह गई उनमें मेजर ब्लंडर्स थे। केयरलेसनेस बाय एम्प्लॉयज, बेटा एम्प्लॉयज को भी ऐसा लगता है कि उनका पूरा काम तो चेक होगा नहीं, तो वो क्यों इतनी एफर्ट करें, क्यों इतनी मेहनत करें, तो कई बार क्या होता है कि वो भी केयरलेस हो जाते हैं। अनसैटिस्फैक्टरी रिपोर्ट, मैंने आपको बताया कि ऑडिटर अंत में एक रिपोर्ट सबमिट करता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, ये उतनी संतोषजनक नहीं है, उतनी बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्ट बनी है ये कुछ ही ट्रांजैक्शंस की एग्जामिनेशन से तो बनी है, हमने पार्ट ऑफ अकाउंट्स चेक किए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये कंप्लीट ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर नहीं है, इसीलिए संतोषजनक नहीं है। इंक्रीज इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेस्ट चेकिंग से ऑडिटर का काम तो घट गया लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। क्यों? काम इसलिए घट गया क्योंकि उसे अब कम ट्रांजैक्शंस चेक करनी पड़ रही है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस वो नहीं भी चेक कर रहा, ऑडिटर उनके लिए भी जिम्मेदार है। अगर बाद में उन ट्रांजैक्शंस में कोई कमी होती है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए भी है, इसीलिए ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। प्रिकॉशंस, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहला ध्यान है रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज को ही सिलेक्ट करें। ऐसी एंट्रीज को लें जो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस की प्रतिनिधि हों, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ पाएगा। अच्छा, जो ट्रांजैक्शंस आपने चुनी है वो एक सीक्रेट होना चाहिए एम्प्लॉयज से। आप एम्प्लॉयज को नहीं बताएंगे कि कौन से मंथ की, कौन से एम्प्लॉयज की, कौन सी ट्रांजैक्शंस को आपने चुना है। ईच एम्प्लॉय वर्क शुड बी सब्जेक्ट टू टेस्ट, ऐसा ना हो बेटा, कोशिश करो कि सारे लोगों का, सारे एम्प्लॉयज का जो काम है वो चेक हो सके। ऐसा ना हो कि किसी का काम जो है उसकी एग्जामिनेशन हो ही ना, क्योंकि फिर क्या होगा, फ्रॉड्स और एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। एम्प्लॉयज को लगेगा हमारा काम चेक हो नहीं रहा, इनका चेक हो रहा है, हम कर सकते हैं, ये फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, ये भी कोशिश करो कि अलग अलग पीरियड्स की एंट्रीज हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने एक ही क्वार्टर में से सारी एंट्रीज ले ली, डिफरेंट पीरियड्स की एंट्री। थरो चेकिंग, थरो मतलब इन डेप्थ, गहन चेकिंग करनी पड़ेगी। जो आपकी कैश बुक है, ट्रांसफर बुक है, जर्नल की एंट्रीज हैं, उनको आप टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे एग्जामिन मत कीजिए, रादर कोशिश करो कि एक एक ट्रांजैक्शन जो है उनकी वो इन डेप्थ एग्जामिन की जा सके। एंट्रीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मंथ शुड बी चेक्ड इन डिटेल। ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं बेटा कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग मंथ्स है ना, शुरुआत के और अंत के महीने, उन्हीं में फ्रॉड्स और एरर्स की चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स इन्हीं मंथ्स में की जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो ये एंट्रीज हैं इनको हम बहुत डिटेल में चेक कर सकें। रैंडम सिलेक्शन, जो ट्रांजैक्शंस आप ले रहे हो वो बेटा रैंडम बेसिस पर सेलेक्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने खुद ढूंढ के चेक किया। अगर ऑडिटर का सपोज एम्प्लॉयज के साथ मिल गया और उसने सोचा अच्छा तुम्हारी सितंबर में एरर्स हैं तो मैं करता हूँ सितंबर की एंट्री जो है वो मैं छोड़ देता हूँ ताकि एरर्स और फ्रॉड्स डिटेक्ट ना हो पाए, तो ऐसा ना हो। जो भी आपने ट्रांजैक्शंस चुनी है वो रैंडम बेसिस पर ही चुननी चाहिए। टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा अगर आपने टेस्ट चेकिंग की है, मैंने आपको बताया, तो ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसका काम बेशक घट जाए, ऑडिटर की मर्जी है उसे टेस्ट चेकिंग करनी है या नहीं करनी, लेकिन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अब्सॉल्विंग द ऑडिटर फ्रॉम नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। कोई प्रावधान नहीं है कि जो ऑडिटर है उसे हम दोष मुक्त कर दें,
कि हमने तो टेस्ट चेकिंग, ऑडिटर कल को कहे कि मैंने तो टेस्ट चेकिंग यूज की थी इसीलिए भाई ये फ्रॉड्स एंड एरर्स नहीं मिल पाए, तो ये तो आपकी मर्जी थी आप क्या चूज कर रहे हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसे हम दोष मुक्त नहीं कर सकते सिर्फ इस ग्राउंड पर कि उसने टेस्ट चेकिंग यूज की थी। तो आप अपना काम घटा सकते हैं, अपना वर्क घटा सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं घटा सकते। ऑडिट इन डेप्थ। अब बेटा ऑडिट इन डेप्थ क्या है? द डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। पूरी डिटेल में गहन जांच कर रहे हैं हम किसी भी ट्रांजैक्शन की, शुरुआत से लेकर अंत, हर तरह से हम उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब बेटा क्या होता है, टेस्ट चेकिंग के दौरान जो हमें ट्रांजैक्शंस मिली, जो हमने ट्रांजैक्शंस का रैंडम सैंपल चुना, उसे हम करते हैं ऑडिट इन डेप्थ। उसका हम एक शुरुआत से लेकर अंत तक हर तरह के एस्पेक्ट में गहन जांच करेंगे। क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती हैं ऑडिट इन डेप्थ में? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपने एक बहुत एक्सपेंसिव मशीन खरीदी बिजनेस के लिए और जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू आपने दी, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो? जो चेक आपने इशू किया सेलर को, वो चेक देखकर इशू आप उसकी ट्रांजैक्शन को एग्जामिन कर सकते हो। इसे हम कहेंगे रूटीन चेकिंग। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ चेकिंग करनी है तो आप उसके सारे एस्पेक्ट्स की जांच करोगे। कैसे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि वेदर द परचेज जो है वो ऑथराइज की थी या नहीं। कैसे चेक करोगे? बोर्ड मीटिंग की मिनट्स को देखकर चेक करोगे। दूसरा, आप परचेज ऑर्डर की कॉपी देखोगे जो परचेज के लिए इशू किया गया। तीसरा, जो इनवॉइस बिल रिसीव किया सेलर से वो चेक करोगे। फिर जो मशीन खरीदी उसको चेक करोगे इन डिटेल की मशीन टूटी फूटी है ऐसी तो नहीं आई। इंस्टॉलेशन, मशीन को खड़ा करने के, इंस्टॉल करने के, फिटिंग करने के जो खर्चे आप उन्हें चेक करोगे। जो सेलर को पेमेंट की उसकी चेकिंग करोगे, उसके वाउचर्स। जो एंट्री की आपने प्लांट रजिस्टर के अंदर, मशीन के रजिस्टर के अंदर जो आपने एंट्री की, या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एंट्री की, उसे आप जांच करोगे। तो एक तरीका तो आपके पास क्या था कि बस चेक कर लिया आपने, जो चेक आपने जिससे पेमेंट की उसी की चेकिंग कर दी। और एक तरीका ये है कि सारे अलग अलग विभिन्न एस्पेक्ट्स जो उसके हैं उनकी गहन जांच आप कर सकते हो। ओवरऑल चेक। ओवरऑल चेक क्या है बेटा? अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स। हम समस्त जांच कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूड हैं, जो भी प्रोसीजर ऑडिटर ने यूज किया गलतियों को निकालने के लिए, जो रूटीन चेकिंग के अंदर नहीं आए, उन्हें हम ओवरऑल चेकिंग के अंदर लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स है, जो भी आपके देनदार हैं उनसे अगर आपकी कोई अमाउंट पेंडिंग है, तो वो कैसे चेक करोगे आप रूटीन चेकिंग से कि वो रिसीव हो गई है या नहीं? वो रूटीन चेकिंग से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको ओवरऑल चेकिंग करनी पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप डेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि भाई आप हमें कॉन्फर्मेशन दीजिए आपके बैलेंस की। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक ओवरऑल चेक कहेंगे। तो रूटीन चेकिंग के अंदर जो जो गलतियां नहीं निकल कर आई उसके लिए हम ओवरऑल चेकिंग करते हैं। तो इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।